नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हम डेटा एनालिसिस कर रहे थे ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए और जीडीपी का। जीडीपी और जीवीए के जो आंकड़े हैं, जो आर्थिक आंकड़े हैं, जो रिकवरी के, ये अलग अलग संकेत क्यों दे रहे हैं। हम इस प्रश्न को उत्तर इसमें समझ रहे थे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो हमने पहले लेक्चर में हमने जो कवर किया था, हमने ये देखा था कि आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरीके का जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। जो जीवीए के लेकर के इसका जो कॉन्सेप्ट था, हम उसको आज पूरी डिटेल से हम जीवीए पे बात करने वाले हैं। तो हमने ये बात की थी कि दरअसल ये जो अंतर आ रहा है जीडीपी के आंकड़ों में और जीवीए के आंकड़ों में, इसकी वजह क्या है। तो हमने ये पाया था कि जो अंतर है दरअसल 2015 में जीडीपी की परिभाषा बदलने की वजह से आया था। जो 2011-12 का जो आधार वर्ष था, यानी कि जो बेस ईयर था, उसके मुताबिक जो था 2012-13 से जो प्रभावी हो गया था। इसके बाद से जो 2011-12 का जो संशोधित आधार के मुताबिक पुराने आंकड़े मुहैया कराए गए। जीडीपी की जो संशोधित विधि थी, इसमें जो न सिर्फ आधार वर्ष में जो बदलाव किया गया, बल्कि इसकी गणना का तरीका भी बदला। तो ये दो फाइंडिंग्स थे जिस पर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो एक पहले की विधि तो थी जो 2015 से पहले जीडीपी की गणना किस तरीके से, उसमें हमने फैक्टर कॉस्ट का जिक्र किया था, बाजार मूल्य का जिक्र किया था। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है हमने ये समझा था। तो ये सब आपको पार्ट 1 में आराम से मिल जाएगा। इसके बाद जो हमने नई विधि देखी थी, उसमें 2015 में जनवरी के महीने के अंत में जो जीडीपी की गणना के जो नई तरीके को स्वीकार किया गया। इसमें पहले चरण में जो मूल्यवर्धन की जो इस्तेमाल में जो जीडीपी या जीवीए की जो गणना होती थी, इस गणना का जो आधार मूल्य पर होती थी। यानी कि अब आधार मूल्य, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पहले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, जिसके मुताबिक आधार मूल्य वो है जो उत्पादक को, यानी कि जो प्रोडक्शन को वस्तुओं या सेवाओं के खरीदार से मिलता है। तो इसमें जो हमने फैक्टर कॉस्ट को, उसमें उत्पादन कर, उसमें से सब्सिडी को किस तरीके से घटाया था, उसका जो रिजल्टेंट निकला था, फिर हमने उसमें आंकड़ों के लिहाज से बात की थी। और जो प्रेजेंट डेटा है हमारे पास, हमने ये बताया था कि किस तरीके से फूड सब्सिडी को जो बढ़ाकर जो है 4.22 लाख करोड़ रुपए हो गई थी 2020-21 के लिए जो बजट का, लेकिन जो अनुमान था वो 1.15 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। तो इन सब तमाम बातों को हमने डिटेल में, जो आंकड़ों की स्थिति थी, जो जीवीए का जो पहली तिमाही में जो था, फर्स्ट क्वार्टर में -22.4 आ रहा था, दूसरे क्वार्टर में -7.3 आ रहा था, तीसरे क्वार्टर में आपका 1 आ गया था, और चौथे क्वार्टर में आपका पॉजिटिव 2.5 था। जबकि जीडीपी जो थी पहले क्वार्टर में -24.4 थी, फिर उसके बाद दूसरे क्वार्टर में -7.3, फिर तीसरे क्वार्टर में 0.4, फिर -1.1 जो ये हुई थी। इन आंकड़ों में जो अलग आ रहा था, तो किस तरीके से इसमें जो नए तरीके के मुताबिक जो आंकड़े निकले गए थे, और जो 2015 के बाद से जो एक तरीके का जो मेथड था, उसमें दो चेंजेस किए गए। एक तो बेस ईयर बदला गया, और दूसरा इसको गणना करने का जो तरीका था उसको भी चेंज किया गया। तो इसमें प्रत्यक्ष कर, ये तमाम बातें हमने पहले लेक्चर में की थी, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे एक साल, तब हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए हम ये देखेंगे कि एनएसएसओ ने जिस तरीके से जो था कि जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स थे, जो नेशनल इनकम के, वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के जो रिलीज किए थे मई के महीने में, मुझे याद पड़ता है। तो उसके बाद जो एनएसओ का जो डेटा था, उसके मुताबिक जो रियल जीडीपी थी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था, वो फुल फिस्कल ईयर का जो एस्टिमेट किया गया था, उस वक्त जो उसका आकलन किया गया था, वो एक्सपेंड किया था 4.2% उससे एक साल पहले से। यानी कि जो कि ये उसमें जो इंपॉर्टेंट, हम इस बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो स्लोएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ था 11 सालों के अंदर जो देखा गया था, वो स्लोएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ था जो पिछले 11 सालों के अंदर हमने पाया था। इसलिए मैं उस डेट का जिक्र कर रहा हूँ, उस साल का जिक्र कर रहा हूँ। तो जीडीपी की जो ग्रोथ थी, वो जनवरी मार्च के उस वाले क्वार्टर में जो थी 3.1% थी। तो इस डेटा के अनुसार जो था, इसने जो एस्टिमेट्स रिलीज किए थे, वो जीवीए के भी रिलीज किए थे उस वक्त। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो जो बेस प्राइसेस था, यानी कि जो इसका जो 4 क्वार्टर्स का 2019 के लिए जो लिया गया था, उसका जो हम कंपेयर किया था, उससे जो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स के साथ इसने कंपेयर किया गया था, तो उसमें ये किया था कि जो उसमें सिग्निफिकेंट रिवीजन देखा गया था एनएसओ के डेटा के अंदर, और जो उन्होंने उससे पहले जो अनाउंस किया था, जिस तरीके से थर्ड क्वार्टर के उस वक्त अनाउंस किए गए थे। तो इन तमाम बातों का मतलब क्या है, इन तमाम बातों से हमें क्या सीख मिलती है, और दूसरा इन आंकड़ों की गणना कैसे की जाती है, और ये जीवीए को लेकर के जो ये सारी बातें हो रही हैं, इसका क्या आधार है, इसका क्या मतलब है, जीवीए होता क्या है, इसको निकाला कैसे जाता है। तो हालांकि हमने पिछले लेक्चर में इसमें काफ़ी बात की थी, तो इसमें हम इसे और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि जीवीए होता क्या है, अगर ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जीवीए और जीडीपी को लेकर जो फ़र्क आता है वो
क्यों आता है, किस लिए आता है। 2015 में जो जीडीपी के एक तरीके से इसमें यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंट, जिसको हम एसएनए भी कह सकते हैं, उसका क्या इसमें रोल है। तो अगर 2015 में जो जीडीपी के जो मापने के लिए या इसके मेजरमेंट के लिए या इसका एस्टिमेशन के लिए जो एक दृष्टिकोण व्यापक समीक्षा के मद्देनजर जो था, उस वक्त भारत ने अपने राष्ट्रीय खातों के संकलन में जो बड़े बदलाव करने, और 2008 की बात है, ये मुझे बिल्कुल याद है, 2008 की बात है, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंट्स यानी जिसे कि एसएनए कहा गया था। तो एसएनए क्या चीज है? एसएनए आपका है यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स, यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट की यहाँ पे बात की गई है। तो उसके आधार पे 2008 में इसे लिया गया था। तो अगर एसएनए की हम बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, ये किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, तो इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड को इस तरीके से जोड़ा जाता है, जो आउटपुट माइनस करके जो मूल्य का एक तरीके से, जो मैं इसको आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एसएनए के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो ये है पैमाना है सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंट्स 2008 का, इसके तहत जो एसएनए के तहत जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होगी उसको डिफाइन किया गया था या उसको परिभाषित किया गया था कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी, यानी कि जितना आउटपुट आपका आ रहा था उसमें से जो घटा दिया जाए अगर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि दरमियानी कंजम्पशन को अगर आप हटा देंगे तो इजी जो मेजर निकल कर आएगा वो कंट्रीब्यूशन करेगा जीडीपी को, और जिसमें क्या था कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या फिर इंडस्ट्री हो या सेक्टर के अंदर हो, तो ये 2008 का जो एसएनए है उसके हिसाब से ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसकी एक तरीके से इसको परिभाषित किया गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड किस तरीके से निकाली जाएगी, तो ये मैं फिर से बताता हूँ आपको, इसको एक तरीके से परिभाषित किया गया था कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी उससे जो माइनस करेंगे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, उसके बाद जो निकल करके आएगा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी होगा, जो चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के थ्रू हो, चाहे इंडस्ट्री के थ्रू हो या सेक्टर के थ्रू हो, फिर उसका एक तरीके से एस्टिमेशन किया जाएगा। तो इसमें जो सवाल निकल करके आता है वही निकल करके आता है कि अगर हम इसे बिल्कुल बुनियादी या बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड्स में करें, तो इसको बिल्कुल अगर हम आसान कर दें तो इसका मतलब ये है कि इसका परिणाम जो है वो ये निकल करके आता है कि जो रुपी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हुए हैं, और उसका जो डिडक्ट करते हैं, अगर हम उसकी कॉस्ट की जो इनपुट और रॉ मटेरियल की अगर हम कॉस्ट को उससे डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक डेटा निकल करके आएगा। तो जीवीए जो है यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो मेन एंट्री है ये आपकी इनकम साइड पे चली जा रही है। तो इनकम साइड जो है आपके जो नेशनल के अकाउंट की बैलेंस शीट में आपको दिखती है, परिभाषित होती है, एस्टिमेट होती है। तो उसमें जो है इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये आपका सप्लाई साइड को शो करता है। तो अगर इंडिया ने जो था कि इससे पहले भी जो है कि ऐसा नहीं है कि हम इसी के बात करने लगे, जीवीए हम पहले भी मेजर करते थे, लेकिन ये उस वक्त फैक्टर कॉस्ट के साथ और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ, आपने ये पुरानी बुक्स में देखा होगा, इंडियन इकोनॉमी की मिश्रापुरी हो, दस सुंदरम हो, आपने उनमें देखा होगा, बेसिक बुक्स हैं। तो जिस तरीके से जो जीवीए अर्लियर था उनको जब फैक्टर कॉस्ट का, जो हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बात की थी फैक्टर कॉस्ट के अंदर, तो जिस तरीके से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें जो था कि मेन पैरामीटर था कंट्री का जो ये मेजर करने का कि कंट्री की जो ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट है वो तब तक उससे मेजर की जाती थी जब तक कि नई मेथोडोलॉजी अस्तित्व में नहीं आ गई। तो इसके बाद जब ये मेथोडोलॉजी आ गई है, तो एक न्यू सीरीज जो हमने 2015 के बाद जनवरी से इसको अडॉप्ट किया है, उसके तहत जो ये शिफ्ट किया था, तो ये बेस ईयर वाज शिफ्टेड टू, एक तरीके से इसको देखा जाए 2011-12 में शिफ्ट कर दिया था। जो अर्लियर जो बेस ईयर था, ये इंपॉर्टेंट है, 2004-5 का जो बेस ईयर था। तो जीवीए जो है उसका जो बेसिक जो प्राइसेस थे वो एक तरीके का प्राइमरी मेजर ऑफ आउटपुट बन गया इकोनॉमिक ऑफ वेरियस सेक्टर्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। हम सेक्टर्स पर भी आएंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो उसके बाद जो था कि उसमें जो इसमें नेट टैक्सेस और प्रोडक्ट्स को जीडीपी के साथ इसको लिया गया। तो अब सवाल ये आता है कि जो अब डेटा के साथ जो जीवीए की अगर हम बात करें तो एनएसओ क्या करता है इसमें, एनएसओ माफ कीजिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो आपका एनएसओ, इसमें जो ये क्या करता है, एनएसओ का जो काम है इसमें वो क्वार्टरली और एनुअल एस्टिमेट्स देता है, किसके, आपके आउटपुट के, इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट हुआ है इसके ये क्वार्टरली डेटा भी जारी करता है और एनुअल एस्टिमेट्स भी जारी करता है। कौन, एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से ये जारी होते हैं। तो इसको जो मेजर किया जाता है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड से मेजर किया जाता है, जिसका कि आधार बनेगा आपका जो आर्थिक गतिविधियां किसी भी इकोनॉमी के अंदर हुई हैं। तो जो सेक्टोरियल इसका जो क्लासिफिकेशन, हम एनएसओ की बात कर रहे हो किस तरीके से करता है ये, तो जो सेक्टोरियल क्लासिफिकेशन है ये डेटा जो प्रोवाइड करवाता है, ये 8 मुख्यतः ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर ये डेटा प्रोवाइड करवाता है। और जो इसका स्पैन
है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, तो वो 8 जो बड़े बड़े एक तरीके से इसमें कैटेगरीज हैं, वो पहली आपकी मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसमें एग्रीकल्चर है, आपका उसमें फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग है, आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है। मैं फिर से बताता हूँ, एग्रीकल्चर, उसके बाद फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर के साथ ही आ जाएगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। दूसरे नंबर पे आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग, जिसका कि मैंने आपको इकोनॉमी वाले लेक्चर में बताया था कि जो पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया था 1.75% कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी है। तो ये एक तरीके से प्रहलाद जोशी ने बताया था जब हमने ये बात की थी कि जो बिल पास हुआ है अभी लोकसभा से अभी बिल्कुल हाल ही में, तो उस वक्त 1.74% उसका कंट्रीब्यूशन है माइनिंग एंड क्वेरिंग। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर्स यूटिलिटी सर्विसेज, ये एक कॉलम एक कैटेगरी आ जाती है। इसके बाद 5वें नंबर में आपका कंस्ट्रक्शन आ जाता है। 6ठे नंबर पे आपका ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज और रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी 6ठी कैटेगरी में आती हैं। 7वीं कैटेगरी में आपकी फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाती हैं। और अंतिम जो है 8वीं कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, इसमें आपका डिफेंस आ जाता है और अदर सर्विसेज को इसमें क्लब कर दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब है मुख्यतः जो एनएसओ जो डेटा प्रोवाइड करता है, क्वार्टरली हो या एनुअल एस्टिमेट्स हो, आउटपुट का इसको याद रखिएगा, तो वो 8 ब्रॉड कैटेगरीज में जो मैंने आपको अभी बताई। इसके बाद अब सवाल उठता है कि ये जो जीएवी है ये इतनी अटेंशन क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, इसका आधार क्या है और इसकी वजह क्या है बेसिकली। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये रिलेवेंट है भी कि नहीं है और ये जिस तरीके से इसकी खामियां क्या है। तो इसको अगर हम देखें तो इसको जीवीए का जो डेटा है अगर हम इसको बात करें तो किस तरीके से ये एक तरीके से फरवरी की ये बात है, मुझे याद है एनएसओ का जो डेटा था तो इसमें जो बात निकल करके आई थी वो ये निकल करके आई थी कि एनएसओ जो था वो अनाउंस किया था उसने नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को तीसरे फिजिकल क्वार्टर के लिए अलोंग विद जिसके साथ साथ जो था सेकंड एडवांस एस्टिमेट फॉर द जीडीपी, हम ये 2019-20 के पीरियड से करें ताकि पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि जो करंट वाला ईयर था वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको हम थोड़ा सा पीछे तो उसी कंटिन्यूएशन में से देखा जाना चाहिए, तो हम पीछे से आगे समझेंगे तो और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो इसमें जो एनएसओ जो था इसने जो अनाउंस किया था नेशनल इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो एक तरीके से थर्ड फिजिकल के अंदर, तो सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो थे आपके जीडीपी के 2019-20 के लिए, तो जो वो एडवांस एक तरीके जो एस्टिमेट्स थे उनको ईयर ऑन ईयर जीवीए ग्रोथ रेट के साथ उसको पैक किया गया था। और उसमें जो फर्स्ट क्वार्टर में जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जीडीपी का जो क्वार्टर्स के अंदर थे, जो करंट क्वार्टर्स के मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, उसमें जो था आपका पहले क्वार्टर के अंदर जीवीए आपका -22.4% था, उसके बाद दूसरे में -7.3 था, तीसरे में आपका 1 था, चौथे में आपका 2.5 था। ये आपके इस वाले करंट इसके फाइनेंशियल ईयर के लिए हैं। और 2019-20 के लिए जो थे आपके उसमें आपका 5.4 था। ये अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर की अगर बात करें 4.8 था और 4.5% था। तो अगर ये फरवरी एस्टिमेट्स की उस वक्त के अगर हम फरवरी एस्टिमेट्स को ये भी बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लॉकडाउन होने के बाद जब 23 मार्च को जब लगा था उसके बाद से जो आर्थिक गतिविधियां जब एक तरीके से स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, रुक गई थी पूरी तरीके से, कोविड का बहुत इंपैक्ट पड़ा था, तो उसके मद्देनजर आंकड़ों को आप इसको समझने का प्रयास करें कि उससे पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति हो गई है। तो इसके बाद जो था जो 4 क्वार्टर्स के अंदर एक तरीके से ये सेम लेवल पे बनाए रखे थे, तो कंपेरेबल कर सकते हैं जब ये उससे पहले वाले सालों के अंदर इसमें फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर उसको एक कंपेरेबल डेटा था, ये लगभग सिमिलर था। तो लेकिन जो उसमें जो फरवरी के जो एस्टिमेट्स आए थे उससे ये पता चला था कि इकोनॉमी जो है 5 सेक्टर्स, 8 में से 5 सेक्टर्स के अंदर या 5 कैटेगरी के अंदर जो है वो ड्रैग करने लगी है। तो वहां से हम जैसे कि हमने शुरुआत के लेक्चर में भी कहा था जब हम इकोनॉमी को समझ रहे थे कि कोविड के आने से पहले 7-8 क्वार्टर में अर्थव्यवस्था की जो हालत थी वो सबको पता थी, सबको दिख रहे थे सिग्नल्स की इकोनॉमी जो है हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब उन आंकड़ों को जो है जीवीए के माध्यम से आप इसको समझते हो, रिवाइज उसके बाद किया जाता है। तो एक तरीके से जो फोर्थ क्वार्टर में भी जो थी तो उसके बाद एक शार्प वीकनिंग आनी थी, उसके बाद मोमेंटम जो हुआ उसमें लार्जर सर्विस सेक्टर में अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट निकल करके आया वो 1 परसेंटेज पॉइंट उसमें नीचे गिर गया था। उसके बाद फिर आपका कोविड के साथ में उसके आंकड़े हमने पिछली बार डिस्कस किए, जिस तरीके से फूड सब्सिडी का हमने एग्जाम्पल भी दिया था। तो अगर हम इन सारी बातों को अगर हम बारीकी से देखें, इसको हम ये देखें तो हम ये पाते हैं कि रिवीजन जो है डीपर वीकनेसेस को बताती है,
कौन कौन से सेक्टर्स में इसमें गौर करने वाली बात है। जो 8 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई हैं, तो जो सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं 20% जीवीए का जो है वो कौन कौन से होते हैं, उसके जो मेजर कैटेगरीज हैं जैसे आपकी फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये तकरीबन तकरीबन 20% आपका जीवीए का पोर्शन कंडक्ट इसमें कम से कम इसके लिए यहाँ से हिस्सेदारी आती है उसकी। तो इसके बाद अगर आप देखें, लेकिन इस सेक्टर के अंदर भी जो एस्टिमेट था वो ऊपर नीचे हुआ है। तो जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स थे वो इसलिए बार बार रिवाइज होते, जब हम आपको कह रहे थे कि जो अनुमान होता है उसको रिवाइज क्यों किया जाना चाहिए, तो उसकी वजह ये है। तो अगर हम देखें जो ग्रोथ एस्टिमेट्स थी, जो लार्जर सर्विस सेक्टर्स की बात करें, जो लगभग लगभग जो है 1/4 जो है आपका जीवीए का कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट कोविड से पहले देखी जा रही थी और कोविड के बाद भी वो कंटिन्यू करती चली गई। तो अगर इन रिवीजन्स को देखें तो दो अदर की सेक्टर्स उसमें जो थोड़े से पॉजिटिव थे, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात की गई थी, उसने जो था कि जब संकुचन हुआ था अर्थव्यवस्था के अंदर, जब 24.4 का जो बहुत हेडलाइंस बनी थी, उसमें एग्रीकल्चर ही इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसने कि पॉजिटिव ग्रोथ शो किया था। तो उसके बाद उसमें काफ़ी उसकी एक सराहना भी हुई थी एक तरीके से, किस तरीके से हमारे बहादुर किसानों ने इकोनॉमी को एक तरीके से उस वक्त उसमें कहते हैं कि एक तरीके से लाइफलाइन बने, वो तो एग्रीकल्चर ने उस वक्त पॉजिटिव था। बाकी सारे जो सेक्टर्स थे, जो हमने इसकी 8 सेक्टर्स की बात की, उसमें से 7 जो थे वो नेगेटिव थे। अब सवाल ये निकल करके आता है, सब आंकड़ों की अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जो निकल करके आता है कि जो रेलिवेंस क्या है इसका जीवीए का, जो डेटा हेडलाइन बनाता है या इसके बाद जो रेफर किया जाता है इसको जीडीपी के साथ, इनका फर्क हमने पिछले लेक्चर में समझा है। तो इसके बाद जो बात करते हैं कि जो जीवीए का जो डेटा है ये क्रूशियल तो है ही, तो ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रियल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जो आउटपुट है इसका, या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो एसेंशियली जो एक तरीके का है, ये आपका जीवीए का एक तरीके से मेजर है, और ये नेट टैक्सेस के साथ बता रहा है आपको। तो जीडीपी अगर हम इसमें देखें तो ये जो एक तरीके से इसको जो कंप्यूट किया जाता है, इसका जो संग्रह किया जाता है, इसका जो एस्टिमेशन किया जाता है, वो सम टोटल हो जाता है वेरियस एक्सपेंडिचर का जो अर्थव्यवस्था के अंदर किए गए हैं। अब वो चाहे आपके प्राइवेट कंजम्पशन को लेकर के हों, चाहे आपकी स्पेंडिंग को लेकर के हों, चाहे आपका सरकार या गवर्नमेंट कंजम्पशन को लेकर के हों, जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट कंजम्पशन की स्पेंडिंग की, और जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है यहाँ पर, और जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, ये सारी चीजें जो हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर जो डिमांड कंडीशंस कैसी हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। तो उससे अगर आपका डिमांड का एस्टिमेशन हो जाता है तो आपको पता लगने लगता है। इसीलिए जो आंकड़े हर कोई कह रहा है, जैसे आप नीति आयोग को सुने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को सुने, आरबीआई को सुने, फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों ना सुने, तो सब यही मोटा मोटा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वी शेप रिकवरी हो गई है। ग्रीन शूट्स तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को कोविड से पहले 2 क्वार्टर में ही दिखते रहे थे। तो लेकिन कहने का मतलब ये कि वो जो होपफुल थे एक्चुअली वो डेटा एस्टिमेशन की वजह से वो कह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो ये मैंने जैसे आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हर एक स्टेज पे इस डेटा को रिवाइज किया जाता है, हर एक स्टेज पे इसको लिया जाता है, तो उसमें आंकड़ों के हिसाब से उसमें परफॉर्मेंस दिख रही थी। तो इसलिए वो हर बार इसको, हर कोई अपने मंच से इसको अपनी अपनी भूमिका में से अलग अलग तरीकों से, लेकिन बात वो सेम ही कर रहे थे कि रिवाइवल हो रहा है, अच्छे साइंस और उम्मीद से बेहतर। हर आरबीआई ने तो ये कई मौके पे कहा है कि उम्मीद से बेहतर। आप अगर शक्तिकांत दास को सुने तो उन्होंने यही कहा है कि उम्मीद से बेहतर इकोनॉमी का रिवाइवल हो गया है हमारे यहाँ, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जॉब सेक्टर पे कोई बात नहीं हो रही है अभी। तो इसमें जो ग्लोबल जो डेटा स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो यूनिफॉर्मिटी का जो पर्सपेक्टिव है, एक तरीके से किस तरीके से यूनिफॉर्म लाने के लिए, तो जीवीए जो है यहाँ पर एक तरीके का अभिन्न अंग बन जाता है, इंटीग्रल हो जाता है, और इसके साथ नेसेसरी एक तरीके का पैरामीटर बन करके निकला है। तो इससे जो मेजर की जाती है आपकी कि आर्थिक जो परफॉर्मेंस है किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उसका एक आकलन लेने का एक तरीका का यूनिफॉर्मिटी के साथ, जो यूएन की हम जैसे बात कर रहे थे आपका एसएनई के साथ, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंट्स है, उसके ही अनुरूप है ये। तो इसके साथ क्या होता है कि कंट्री को कितनी कैपिटल अट्रैक्ट करनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आनी है, उसके लिए क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट ओवरसीज से कैसे आएगी, तो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, तो उसके साथ ही इसको जोड़ करके देखा जाना चाहिए था। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी कोई खामियां हैं या इसके कोई ड्रॉबैक्स हैं। तो जिस तरीके से जीवीए जो है ये किस तरीके से उसको मैग्नीट्यूड को जो ये इसको मापन कर भी रहा है या एस्टिमेशन कर भी रहा है। तो अगर हम सारे इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स की बात करें, हम इसको आगे बढ़ा देते, अगर हम इसमें सारे इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स की बात करें यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि जो एक्यूरेसी है जीवीए की एज अ मेजर फॉर ओवरऑल नेशनल आउटपुट जो है, ये हेविली डिपेंड करती है किस पर, सोर्सिंग ऑफ डेटा पर। तो सोर्सिंग ऑफ डेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो कलेक्शन है, और उसमें जो एक तरीके से उसके साथ अगर कोई फिडिलिटी होती है वेरियस डेटा सोर्सेज, क्योंकि जो एक तरीके जो एक्टिविटीज जो है वो इतनी अपने आप में कॉम्प्लेक्स हैं, कई बार रिपीटेटिव हैं, तो वो जो कंस्टिट्यूट करती हैं नेशनल इकोनॉमिक लाइफ को, वो अपने आप में एक पेचीदा है, यानी कि डेटा
डेटा कलेक्शन है। तो ये डेटा अगर आपका उसमें अगर कलेक्शन में या उसका प्रेजेंटेशन अगर सही से नहीं हुआ, जो सोर्स ऑफ डेटा में अगर खामियां पाई गई, तो उसको लेकर के जो आपके फाइनल आंकड़े आएंगे उसमें विरोधाभास आना ही आना है। तो बहरहाल जो है अर्थव्यवस्था जो है, आपको मीडिया चैनल्स आप जो भी बताएं, आप न्यूज़पेपर्स देखें, डिबेट सुने, तो सबको अब आंकड़ों के हिसाब से ही वो गिनते रहते हैं, लेकिन जो आधार जो ग्राउंड रियलिटी से सामना होता है, तो हम ये पाते हैं कि मिडिल क्लास जो है करीब करीब वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ऐसी वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने पिछले लेक्चर में जब हम करंट अफेयर्स कर रहे थे, डेली करंट अफेयर्स, उसमें मैंने डिटेल से बताया था इसे कि किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, जॉब्स गई हैं। सीएमआई का डेटा खुद बताता है कि किस तरीके से लोग बेरोजगार हुए हैं। तो फिर ये इकोनॉमी में रिवाइवल आ कहां से रहा है? तो इसको क्या करते हैं कि जो आंकड़े थे, तो सोर्स ऑफ डेटा यहाँ पर है, अगर उसके साथ कोई एक तरीके का, इसको हम फर्जीवाड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है या अडल्ट्रेशन ऑफ डेटा होता है किसी तरीके का, या रिपीटेटिव होता है, या उसमें कोई कमी पेशी होती है, तो आपके पास जो फाइनल आंकड़े आएंगे उसमें आपका विरोधाभास आ जाएगा। तो उस वजह से जो ये एक तरीके का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जीवीए का, क्योंकि सोर्स ऑफ डेटा और उसके साथ ये छेड़छाड़ को एक तरीके से नजरअंदाज नहीं करता है। तो उसके साथ अगर आपके फ्लॉड डेटा होगा तो आपके रिजल्ट्स भी फ्लॉड होंगे, जो हम ये बार बार मीडिया डिबेट्स में देखते हैं। तो इसमें आंकड़े कितने सही हैं, लेकिन बहरहाल जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में है, इसीलिए आपको ये आंकड़े थोड़े अलग अलग भी दिख सकते हैं। तो मेथोडोलॉजी पर डिपेंड करता है काफी। तो स्टैटिक कार्ल पियर्सन भी कहते थे कि जो डेटा है वो उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है, क्या छुपाना है क्या दिखाना है। तो डेटा जितना दिखाता नहीं है या बताता नहीं है, उससे ज्यादा डेटा छुपा लेता है। तो कार्ल पियर्सन, अगर आप बेसिक स्टैटिस्टिक्स की कोई भी कोर्स में देखें तो ये शुरुआती चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस एक्सटेंट में अगर हम जीवीए की बात करें, तो इसमें जो एक तरीके की ससेप्टिबिलिटी है या एक वल्नरेबिलिटी है इसके अंदर, तो यूज जो है इसमें इनअप्रोप्रिएट या कोई फ्लॉड मेथोडोलॉजी अगर इसमें लगा दी, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से जून 2019 में एक रिसर्च पेपर उसमें देखा गया था, उसमें यह था कि इंडिया का जो जीडीपी का मिस एस्टिमेशन है, ये बहुत एक तरीके फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर जो अरविंद सुब्रमण्यम थे, तो उसमें हार्वर्ड के थे उस वक्त, तो पीटर इंस्टीट्यूट, ये इस वजह से न्यूज में था काफी, पीटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ने इसको पोस्ट किया था एक तरीके से। तो उन्होंने बताया था, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ फिर से, इंडियाज जीडीपी मिस एस्टिमेशन। तो इसके बाद निकला था कि 2% आपके रिजल्ट्स कम आ जाएंगे, जिसको बाद में मनमोहन सिंह जी ने भी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो होगी 2% आपको दिखेगा, जो बाद में सही पाई गई थी बात। उस वक्त थोड़ा सा उसको हल्के पद में ले लिया गया था। तो इंडिया का जो जीडीपी का जो मिस एस्टिमेशन है, उसका नाम है पेपर का, तो लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड्स और मैकेनिज्म और इम्प्लीकेशन। तो ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं, और पीटर इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इन्होंने इसमें बताया था कि किस तरीके से जो चेंज किया है मेथोडोलॉजी के अंदर, और जो डेटा सोर्स है जो इंडिया ने स्विच किया है बेस ईयर 2011-12 से, उसके बाद जो उसने एक तरीके से ओवर एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ बताई जा रही है, यानी कि 2% ये इन्फ्लेट होकर के बताया जा रहा है। तो अगर इसको स्पेसिफिकली अगर इसको हम आर्ग्यू करें या इसको हम देखें, तो ये जो अप्रोच बेस्ड है, ये इसकी बहुत बड़ी खामी है। अगर आप जीवीए के हिसाब से इसको देखें, आंकड़ों को देखें, तो इसके एक तरीके से जो इसको अगर टैग करेंगे हम इसको, तो जीवीए का जो एस्टिमेशन है, तो ये मेजरमेंट जो है इसमें फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें एक डिस्टोर्शन जो है वो मिलता है, उसमें देखे गए हैं केसेस। ऐसा उस रिसर्च पेपर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है। तो मुख्यतः बात जो है उसमें फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के किस तरीके से डिस्टोर्ट किया था उसने आउटकम को, इस पर काफी सारी बात हुई है उस पेपर में। तो इसके बाद अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्स जो है मिनिस्ट्री के जो जीडीपी का जो एस्टिमेशन है, ये किस तरीके से एक्सेप्टेड प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी, अवेलेबिलिटी डेटा, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी उसकी, तो वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के मद्देनजर इसको लिया गया। तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि जो जीवीए है, जो हमने पिछले बताया था कि जीडीपी से और जिसका संबंध क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरीके से इसमें इन्फ्लेट हो जाती हैं फिगर्स। तो इसमें जो है कि अगर आप, तो ये जो अरविंद सुब्रमण्यम का जो पेपर है, जो पीटरसन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक के साथ जो मिलकर के किया है, इसमें आपको पता लगेगा किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, और ये मुश्किल भी है डेटा एग्जैक्टली जो आपका एस्टिमेशन ऑफ डेटा है, वो हमेशा से थोड़ा सा संशय के दायरे में रहा, ना सिर्फ इस सरकार में बल्कि पुरानी सरकारों के अंदर भी ये कमी बहुत बड़ी पेशे में पाई गई है। तो इसके बाद जो है आंकड़े अगर आपको रिलायबल नहीं मिलेंगे, उनको कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अगर आप नहीं दिखा पाएंगे, और काफी पैमानों पे आंकड़ों के साथ ट्रांसपेरेंसी इसलिए जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप उस पर रिसर्च कैसे करेंगे, आप सही चीजों का, आप जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर आप कैसे जाएंगे। तो इस पर जो है कि एक अलग विषय बन जाता है, एक डिबेट बन जाती है। लेकिन बहरहाल जो है, अगर आप यूपीएससी के हवाले से इसको देख रहे हैं, तो आपको ये बुनियादी फर्क आपको समझ में आना चाहिए। जो ये आंकड़े हैं, ये क्यों आपके अलग अलग संकेत देख रहे हैं, और किस तरीके से
इसमें जीडीपी का जो आंकड़ा है, जीवीए के जो इसमें जो फिगर्स हैं, तो वो क्यों एक ही डेटा के अलग-अलग बताए जा रहे हैं, या उसमें जो फैक्टर कॉस्ट, ये तमाम बातें जो थी पहले किस तरीके से विधि थी, उसके बाद क्या गई। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।